रो रहा है रुपया, पेट्रोल और महंगा होगा। देश से डॉलर निकल रहा है और इसी डॉलर से खरीदारी होती है कच्चे तेल की, लिहाजा रुपए के पिटने का असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ेगा। देश 70 से 80% क्रूड ऑयल का आयात करता है। जाहिर है कि अगर डॉलर की कीमत इसी तरह बढ़ती रही तो इससे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे। रो रहा है रुपया, महंगाई बढ़ेगी। डॉलर जितना मजबूत होगा उसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से घर का बजट भी बिगड़ेगा, क्योंकि इससे रोजमर्रा की चीजें जैसे आटा, दाल, चावल सबकी कीमतें आसमान छूने लगेंगी। क्रूड ऑयल यहाँ कॉस्टली होगा और सब चीजों की ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाएगी। और आटा, चावल और दूध, ये 3 चीजें जिनके बिना हिंदुस्तान के कोई भी किचन मेरे हिसाब से फंक्शन नहीं करती, तीनों चीजें कॉस्टली हो जाएंगी। रो रहा है रुपया, उद्योग जगत पर असर। देश से डॉलर निकल रहा है, देश में निवेश कम हो रहा है, जिसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था और उद्योग जगत पर पड़ेगा। अगर विदेशी निवेश इसी तरह कम होता रहा तो इससे उद्योग जगत की हालत खराब हो सकती है। रो रहा है रुपया, नौकरियों पर असर। रुपए का गिरना प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की नौकरियों पर भी असर डाल सकता है। खासकर विदेशी कंपनियों के बंद होने की हालत में लोग बेरोजगार हो सकते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टरों में काम कर रहे लोगों की आय कम हो सकती है और छटनी की वजह से उनकी नौकरियां भी जा सकती हैं। बाजार के जानकारों की माने तो देश मंदी की गिरफ्त में आ चुका है। कॉर्पोरेट सेक्टर में सैलरीज डाउन होंगी। हाउसिंग लोन जिन्होंने लिए हुए हैं उनके ऊपर दोहरी मार पड़ सकती है। पहले तो यह है कि उनके हाउसेज के प्राइस कम हो जाएंगे, बिकॉज मंदी जब आती है तो रियल एस्टेट डाउन जाती है। दूसरी तरफ उनकी ईएमआईज बढ़ सकती हैं। पहले से ही लोग महंगाई के बोझ तले पिस रहे हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपए का लगातार कमजोर होना खतरे का संकेत दे रहा है। टीम न्यूज नेशन। तो अभी तक तो आपने ये सोचा था कि महंगाई की मार इतनी ज्यादा है कि आप आलू प्याज नहीं खरीद सकते, टमाटर नहीं खरीद सकते, लेकिन आलू प्याज टमाटर के आगे भी दुनिया है जनाब, और यही स्थिति होने वाली है। जिस तरीके से रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर पड़ता जा रहा है, तमाम चीजें महंगी ही नहीं हो जाएंगी, आपकी पहुंच के बाहर हो जाएंगी। जरा सोचिए, अगर 100 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल खरीदना पड़े तो क्या आप गाड़ी चला पाएंगे? जाहिर सी बात है, दिल्ली में है तो मेट्रो में सफर कर सकते हैं, छोटे शहर में तो रिक्शा भी नहीं मिलेगा। यानी आपकी पहुंच के बाहर हर चीज होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर इस पूरी कवायद के लिए किसी एक व्यक्ति को या किसी एक संस्था को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है तो वो है भारत सरकार, जिसने अपनी नाकामी के पुलिंदों को इतना मोटा बना दिया है कि उस पर चर्चा करना भी शायद अब बेकाफी होता जा रहा है। आइए जरा आपको बता दें कि आने वाले कुछ एक महीने या शायद एक आध साल आपके लिए कितने मुश्किल भरे हो सकते हैं और क्या क्या चीजें हैं जो आपकी पहुंच के बाहर हो जाएंगी, ताकि उसके बाद फिर आप सपने देखना बंद कर दीजिए और यह सोचिए कि पैसे कहां कहां और कैसे कैसे बचाए जाएं। रुपया गिर रहा है और रोज रुपए की गिरावट के बाद यह आशंका बढ़ गई है कि अगर गिरावट का यही हाल रहा तो रुपया जल्द ही कहीं 100 रुपए का आंकड़ा ना छू ले। अगर इसी साल की बात की जाए तो जनवरी से अगस्त तक रुपए में 10 रुपए तक की गिरावट दर्ज की गई। पिछले 2 दशक में रुपया डॉलर के मुकाबले 3.5 गुना तक कमजोर हुआ है। रुपए की यह गिरावट न सिर्फ देश की इकोनॉमी को डामाडोल कर रही है, बल्कि इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ रहा है, यानी महंगाई का दंश झेल रही जनता पर डबल अटैक। आइए आपको बताते चलें कि इसकी वजह से क्या क्या होगा महंगा। महंगाई से हलकान हो चुके आम आदमी को एक और झटका लग सकता है। रुपए की गिरावट से कच्चा तेल, दवाइयां, फर्टिलाइजर और आयरन से बनी तमाम चीजें महंगी होंगी, क्योंकि ये सभी चीजें विदेश से आयात होती हैं। कच्चा तेल महंगा होने से सीधा असर पेट्रोल और डीजल पर पड़ेगा। नतीजा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा। इसकी वजह से जहां देश में माल भाड़ा बढ़ेगा, वहीं विदेश से आने वाला सामान भी महंगा होगा। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले साबुन, डिटर्जेंट, डिओड्रेंट और शैम्पू भी महंगे होंगे, क्योंकि इन सभी में कच्चे तेल का इस्तेमाल होता है। गिरता रुपया आपकी नौकरी भी ले सकता है। इसकी वजह यह है कि जो इंडस्ट्री आयात पर निर्भर करती है, वहां प्रोडक्शन और ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ेगी। इसकी वजह से नौकरियों में छटनी हो सकती है और साथ ही वेतन में इजाफे पर भी रोक लग सकती है। रुपया रो रहा है और विदेश में पढ़ने का आपका सपना चकनाचूर हो सकता है। इसकी वजह यह है कि विदेश में पढ़ने के लिए लोन लेना पड़ता है और साथ ही सारा खर्च विदेशी करेंसी में आता है।
रुपया कमजोर होगा तो आपको बदले में विदेशी करेंसी ज्यादा चुकानी पड़ेगी। मतलब साफ है, विदेश में पढ़ाना सपनों की बात होगी। As such, travel has been affected for those. उनके लिए यह हानिकारक है जिन्होंने पहले ही बुकिंग कर ली है। So we are likely to see a slump in the travel. विदेश में पढ़ाई करने के साथ ही अगर आप इस वक्त बाहर घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो इसे ठंडे बस्ते में डाल दीजिए, क्योंकि अब आपको विदेश जाने के लिए रुपए के मुकाबले ज्यादा डॉलर चुकाने होंगे। लिहाजा महंगाई का हंटर यहाँ भी पड़ेगा। Definitely, there's going to be a huge loss to the people who are going for higher education because they would have already taken some loans and all those stuffs. देखिए, जो लोग पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं उन्हें कोई नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन लोन की प्रक्रिया फिर से करने की वजह से उन्हें तकलीफ हो सकती है। But yes, it has been affected a lot. अगर आप कार खरीदने का सपना संजो रहे हैं तो कुछ दिन भूल जाइए, क्योंकि विदेश से आयात होने वाले पुर्जे भी महंगे हो जाएंगे। इतना ही नहीं, विदेश से इंपोर्ट होने वाली कारों के लिए भी अब ज्यादा डॉलर देने पड़ेंगे। इसकी वजह से जेब कटना तय है। घरेलू सामान पर भी कटेगी जेब। हर घर की जरूरत बन चुके कंप्यूटर, टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, एसी, फ्रिज सभी में विदेश से आयात हुए सामान का इस्तेमाल किया जाता है। जाहिर है, इन विदेशी कंपोनेंट के दाम बढ़ेंगे और महंगाई का हंटर आम आदमी को लगना तय है। केंद्र सरकार और आरबीआई ने रुपए को मार्केट के भरोसे छोड़ दिया, मानो जैसे रुपए को अनाथ करार दिया गया हो। लेकिन इसका असर अब आम आदमी के दर तक आने लगा है। महंगाई तो बढ़ेगी, पहले से ही महंगाई की मार सहने वाला आम आदमी अब इस गिरते रुपए के परिणाम को भी भुगतेगा। वीडियो जर्नलिस्ट ऋषिकेश के साथ रफीक मुल्ला, न्यूज नेशन, मुंबई। अब रुपए के गिरते हालात को देखते हुए एक पुराने मुहावरे को जरा बदल देते हैं। अब हमें यह कहना चाहिए कि एक भूखा हिंदुस्तानी खाएगा क्या और बचाएगा क्या, क्योंकि अब ना तो खाने के लिए कुछ मिलने वाला है और ना शायद बचाने के लिए कुछ बच रहा है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदम्बिका पाल जी मौजूद हैं। दो आर्थिक विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ दिनेश वर्मा मौजूद हैं, जो कि एक मशहूर अर्थशास्त्री हैं, और मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जगदम्बिका जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं। क्या आपको लगता है कि 1991 वाले हालात फिर से आने जा रहे हैं? मनमोहन सिंह ने अर्थव्यवस्था की सुधार की जो शुरुआत की थी, शायद अगर मान लीजिए कि फर्ज कीजिए कि ऐसा होता है कि उन्हें जाना पड़ता है, तो अपने साथ अर्थव्यवस्था को भी ले जाएंगे? आप और इसका उत्तर आपने खुद दे दिया कि जो 1991 में आर्थिक सुधारों की काम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के रूप में और उसके बाद प्रधानमंत्री के रूप में किया, उसके परिणाम ये थे कि जब पूरा विश्व आर्थिक मंदी के दौर से 2008-9 में गुजर रहा था, उस समय भी भारत की विकास दर चाइना के बाद थी। दुनिया के, यूरोप के, अमेरिका के तमाम बेरोजगारी बंद हो रहे थे, कॉर्पोरेट हाउसिंग बंद हो रहे थे। उस समय भी हमारे यहाँ कोई क्षति नहीं हुई थी। लेकिन आज क्या कारण है कि आज भारत में जिस तरह से अगर रुपया कमजोर हो रहा है या डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, तो उसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि आज हमें कोल भी बाहर से इंपोर्ट करना पड़ा, जिसको डॉलर में पेमेंट करना पड़ा। 80% क्रूड ऑयल भी हमको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ा, जिसको डॉलर में दे रहे हैं। और एक्सपोर्ट हमारा कम हो रहा है, इसलिए हो रहा है, इसलिए कम हो रहा है कि आज जिस तरीके से 2 साल से भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने लगातार सदन में नकारात्मक छवि बनाई। माफ कीजिएगा, आप तो बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। आप जानते हैं कि ये दलील बिल्कुल खोखली है। जो तरक्की हुई थी उस तरक्की को आर्थिक दिशा नहीं दिए जाने की वजह से आज ये हालात हुए। 2009 से लेकर 2013 तक जरा बता दीजिए एक बड़ा आर्थिक फैसला जो आपकी सरकार ने किया हो। आर्थिक फैसला बता दीजिए ना। मैं आज जानना चाहता हूं, कांग्रेस के किसी भी वरिष्ठ नेता से मैं पूछना चाहता हूं। मैं बता रहा हूं जी। आखिर एफडीआई मल्टी ब्रांड हमने किया, एफडीआई रिटेल, जो बात इतने जगदम्बिका जी, आप भी जानते हैं कि एफडीआई रिटेल में जो आपने किया है उसका असर 10 साल बाद होने जा रहा है, और ये भी उसका असर आप बताइए तात्कालिक हो सकता था, लेकिन आज जो उसकी वजह से क्या माहौल बनाया जगदम्बिका जी, क्या उसकी सुरक्षा का माहौल बना है, लोग चाहे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हो, माफ कीजिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स हो,
आज वो दोनों लोग जी, भारत में ये उनको लगता है कि चंद्रिका जी, ये अर्थ सुरक्षा का माहौल सरकार की कोई भी फैसला न लेने की वजह से हुआ है। आप लोग इस बात को क्यों नहीं मानते हैं? और यही वास्तविकता है। आप इस पर विपक्ष पर दबाव डाल सकते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि आपने कोई फैसला नहीं लिया। 5 साल निकल गए, भारत से निकाल लिया है। तो ये कि भारत में हमने आरबीआई रेपो कम किया, आरबीआई ने अपनी करेंसी को स्ट्रांग करने के लिए हमारे वित्त मंत्रालय ने कदम भी उठाए। जो कदम उठाए वो काउंटर प्रोडक्टिव निकले। और ये कोई हम नहीं कह रहे, ये खुद आरबीआई के गवर्नर का कहना है कि जो भी कदम उठाए गए हैं वो सब काउंटर प्रोडक्टिव है। जगदम्बिका जी, हमारे साथ अभी 2 वरिष्ठ अर्थशास्त्री भी हैं। दिनेश, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको नहीं लगता कि 1991 जैसी स्थिति एक बार फिर निर्मित हो रही है और अंततः हमें अपने ही गोल्ड रिजर्व को गिरवी रखना पड़ेगा आईएमएफ तक? देखिए, अभी तो किसी ने ये कॉन्टेम्पलेट नहीं किया, बिकॉज 1991 के जो हालात थे और उस समय की जितने हमारे रिजर्व्स थे या जितनी हमारी रीपेमेंट की लाइबिलिटीज थी, उनका शायद अब जो क्वांटम है वो शायद कई गुना मैनीफोल्ड हो गया है। अभी ठीक है, रिजर्व्स भी जो हैं उनका लेवल एक अच्छे लेवल पे बढ़ा है। अब प्रधानमंत्री ने बोला कि हमारे पास 7 महीने का लगभग इंपोर्ट पेमेंट का वो है, बट ये जो हालात हैं ये शायद उससे भी बदतर हो सकते हैं, ये अगर कंट्रोल नहीं किए गए। आप बता दीजिए, पिछले 5 साल में या 4.5 साल में कोई ऐसा आर्थिक फैसला जिसकी वजह से देश को एक दिशा मिली हो, जो आपको याद भी आता हो? नहीं, ऐसा कोई मेजर फैसला या कोई ऐसा मेजर डिसीजन नहीं हुआ है। ठीक है, एक रिटेल की एफडीआई के ऊपर वो उन्होंने डिसीजन लिया, उन्होंने एक पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया, वो पॉलिसी भी अभी क्लियर नहीं है। इवन फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा जिटरी में हैं। जितने भी डिसीजन हुए, चाहे वो इनकम टैक्स का केस वोडाफोन को लेके हुआ हो या 2G को लेके जो भी इश्यूज रहे उसको लेके हुए हों, आज जब हम एक फॉरेन इन्वेस्टर से बात करते हैं तो वो पलट के जो सवाल आता है, शायद हर आदमी उसको अवॉइड कर रहा है कि ये लाइसेंसेस जो दिए थे ये तो गवर्नमेंट ने दिए थे, तो गवर्नमेंट ही अपने लाइसेंसेस को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। तो कल को अगर हम कुछ लेके आते हैं तो आप हमें कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? जगदम्बिका जी, अविश्वास का माहौल तो है ही, साथ ही साथ कोई फैसला नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि अब भी जो कम से कम कुछ एक महीने बचे हैं यूपीए 2 के लिए, यहां ठोस आर्थिक फैसले लिए जाएं? आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही जगदम्बिका जी, हम कोशिश करते हैं आप तक दोबारा पहुंचने की, फिर से आपके पास पहुंचते हैं। इस बीच आइए हम अपने दर्शकों को जरा फिर दिखाएं कि और क्या क्या मसले हैं जिसकी वजह से आपका जीना मुहाल होना जा रहा है। आपने अभी सुना, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि बीजेपी और विपक्षी दलों की वजह से एक अविश्वास का हाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या यही सबसे बड़ी वजह है? जो तमाम अर्थशास्त्रियों का मानना है कि पिछले 4.5 साल में कोई भी ऐसा आर्थिक फैसला नहीं लिया गया जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था को एक दिशा मिल सके। हम 2008 में बचे जरूर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के मद्देनजर, लेकिन उसके बाद हम जिस तरीके से गिरे हैं वो अपने आप में बेमिसाल है और हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को निस्नाबूद करता जा रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आ गई है, क्या वजह है, देखिए जरा। डॉलर से फिर पिटा रुपया, 64 रुपए के पार पहुंचा रुपया। और कितना गिरेगा रुपया? डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही है। मंगलवार की सुबह डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 64 के पार पहुंच गई। सरकार के लाख दावे रुपए की सेहत पर कोई असर नहीं डाल पा रहे हैं। ये हाल तब है जब न सिर्फ देश के वित्त मंत्री एक बड़े अर्थशास्त्री हैं, बल्कि देश के मुखिया का भी नाम बड़े अर्थशास्त्रियों में शुमार है। साल 2013 में अगर रुपए की हालत की बात करें तो आंकड़े रुपए की दर्दनाक कहानी बयां कर रहे हैं। साल 2013 की शुरुआत में जहां $1 के मुकाबले रुपया 54 रुपए 13 पैसे पर खड़ा था, वहीं फरवरी में ये थोड़ा मजबूत होकर 53 रुपए 16 पैसे पर पहुंचा, जबकि मार्च के महीने में ये फिर से गोता लगाकर 54 रुपए 83 पैसे पर चला गया। अप्रैल के बाद रुपया गिरता गया और गिरता ही गया। अप्रैल में डॉलर के मुकाबले रुपया 54 रुपए 20 पैसे के स्तर पर पहुंचा, तो जून में ये 60 और अगस्त आते आते इसने 64 को पार कर लिया। जानकारों का कहना है कि बाजार में स्थिति काफी खराब बनी हुई है और ऐसे में रुपए के फिलहाल मजबूत होने के कोई आसार नहीं है। आने वाले दिनों में ये 66 के पार पहुंच सकता है। डॉलर 64 रुपए क्रॉस हो गया, मेरी प्रेडिक्शन सही रही है। लेकिन अब दुखद हालात ये हैं कि मुझे नेक्स्ट अनफॉर्चुनेट प्रेडिक्शन करनी पड़ रही है और नेक्स्ट प्रेडिक्शन मेरी 66 रुपीज की है। इकोनॉमी मंदी के अंदर एंटर कर चुकी है।
विशेषज्ञों के ये दावे मंदी की ओर इशारा कर रहे हैं। ऐसे में जरूरत है जल्द सख्त कदम उठाने की, नहीं तो आने वाले दिनों में गिरते रुपए की वजह से महंगाई बढ़ेगी और लोगों का जीना दूभर हो जाएगा। टीम न्यूज नेशन। तो अभी आपने देखा 66 रुपए तक पहुंच सकता है, ये खुद आकाश जी का कहना। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री हरीश रावत जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हरीश जी, 66 रुपए हो जाएगा डॉलर, यहां तक अगर स्थिति पहुंच जाती है तो उसके बाद बताइए, कोई पेट्रोल भरा पाएगा अपनी गाड़ी में? कोई क्या नया टीवी खरीद सकता है? क्या कोई कंप्यूटर खरीद पाएगा? क्या कोई लैपटॉप खरीद पाएगा? मुफ्त लैपटॉप कहां से बटेंगे, बताइए जरा। देखिए, रुपये को बूस्ट अप करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं जी। जो भी अर्थशास्त्र के अंदर कदम उठाए जाने आवश्यक है वो सब उठाए जा रहे हैं, लेकिन अर्थशास्त्र इतना साधारण नहीं है, इतना सिंपल नहीं है जी। इसमें कॉम्प्लिकेशन ये है कि आज दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्थाएं जो है, जिन पर हमारी निर्भरता है, जहां हम एक्सपोर्ट करते हैं अपना माल, आज वो सब बहुत मंदी की चपेट में। माफ कीजिएगा हरीश जी, मैं जरा संशोधित करना चाहूंगा आपको। हमारा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर अमेरिका है और वहां पर मंदी नहीं है, वहां पर चीजें काफी सुधर रही हैं। और अगर आप अन्य देशों को भी देखें तो वहां पर भी स्थिति सुधर रही है, लेकिन हम इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि हमने खुद अपनी अर्थव्यवस्था को आज डुबोने का मन बना लिया है। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। अमेरिका पहले मंदी के दौर में जैसा था जी, और उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को इस समय उबारा है। ऐसा नहीं कि उनकी अर्थव्यवस्था चपेट में नहीं आई थी। यूरोप की अर्थव्यवस्था आज भी चपेट में है जी। आज भी वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि हमारे साथ अपने निर्यात वाले जो रिश्ते थे उनको कायम रख सके। तो एकाएक जो ये बदलाव आए उसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर दिखाई दिया है। हरीश जी, फिर मैं आपको संशोधित करना चाहूंगा। ये अर्थव्यवस्था पर हमारा जो प्रकोप है ये अभी नहीं दिख रहा, ये पिछले 3 सालों से लगातार स्लाइड दिख रहा है और अब जो स्थिति बनती दिख रही है, ऐसा लगता है कि हमारा विकास दर 4% पर आकर टिक जाएगा। उसके बाद तो हम फिर वापस हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ में पहुंच जाएंगे जो इंदिरा गांधी का जमाना हुआ करता था। एक चीज तो आप जानते हैं कि आज के दिन भी हम दुनिया की दूसरी सबसे तेज अर्थव्यवस्था है जो तेजी से प्रगति कर रही है, विस्तारित हो रही है, और हम तेजी से गिर भी रहे हैं। हरीश जी, ऐसा नहीं है कि अर्थव्यवस्था ठहर गई है। नहीं, ठहर नहीं गई, हम गिर रहे हैं। देखिए, हम बहुत तेजी से गिर रहे हैं हरीश जी। देखिए, हमको एक सेकंड आप जरा चीजों को समझने यदि आपने मुझसे पूछा है जी, तो आप मेरी बात समझे, मैं आपकी बात समझने के लिए तैयार जी। देखिए, इस समय हमको हमारी अर्थव्यवस्था को थोड़े से 1-2 सेक्टर में बूस्टर की जरूरत है जी। यदि एफडीआई का जो हमारा फैसला है वो ठीक से काम कर जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में हमने जो कदम उठाए हैं, जो हमने इस समय क्लियरेंसेस फास्ट की हैं, दूसरे कदम उठाए हैं, तो यदि ये कदम हमारे कारगर हो जाते हैं और डॉलर अच्छा हरीश जी, माफ कीजिएगा, मैं आपको इसलिए रोकना चाहूंगा, यहाँ पर फिर संशोधन करने की जरूरत आ रही है और ये मैं नहीं करूंगा, मैं चाहूंगा कि आकाश जी करें, क्योंकि जो तमाम फैसलों की बात आप कर रहे हैं उसमें से एक भी फैसला कार्यान्वित होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आकाश जी, क्या कहते हैं आप? हरीश जी, मेरा नाम आकाश जिंदल है, मैं एक इकोनॉमिस्ट हूं। एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की आपने बात की, डेफिसिट यानी घाटे के हिसाब से आज की तारीख में दुनिया की इकोनॉमीज, चाहे इमर्जिंग मार्केट्स हो या डेवलप्ड इकोनॉमीज हो, आप जानते हैं आज हमारी क्या पोजीशन है। आप इंटरनेशनल रिसेशन की बात कर रहे हैं, यूएस चौथे क्वार्टर में लगातार जीडीपी ग्रोथ हो रही है और पिछले 15 महीने, रादर 18 महीने से पॉलिसी पैरालिसिस रहा है। ये तो आप भी मानते होंगे, पॉलिसी लेवल पे डिसीजन नहीं हुए। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे विद ड्यू रिगार्ड्स, एफडीआई रिटेल के बाद कितना पैसा एफडीआई रिटेल में हमारे पास आया है, और रादर इंडियन इन्वेस्टर, इंडिया का डोमेस्टिक इन्वेस्टर कितना पैसा पिछले 3 साल से लगा के हटा। एक और चीज चाहूंगा आपकी इजाजत के साथ, एफडीआई की 2 बड़ी प्रपोजल पिछले 2 महीने में विड्रॉ हुई हैं, जबकि हमें इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो इस पे थोड़ा जो मैं चाहूंगा कि आप मेरा ज्ञानवर्धन जरूर करें। जी, आप पहली बात तो आकाश जी एक बात है जी कि आप इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि आज भी जो हमारी अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल्स हैं वो
उतने ही स्ट्रांग हैं जितने स्ट्रांग जो है इस 1-1.5 साल के पीरियड के जो दौर है उससे पहले थे। विद ड्यू रिगार्ड्स मैं इस बात को नहीं मानूंगा। दूसरी बात जो आपने पॉलिसी पैरालिसिस की बात कही, कोई पॉलिसी पैरालिसिस नहीं था, लेकिन हमको दो तरफ से, एक तरफ इंटरनल दबाव थे कुछ हमारे सहयोगियों के जो राजनीतिक अपरिहार्यताएं थी, कंपल्सन्स थे उनके, और दूसरे जो है पार्लियामेंट का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। ये पहली बार है कि मेन अपोजिशन पार्टी बिल्कुल नेगेटिव रोल अदा कर रही है, जो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी थे उनके विपरीत रोल अदा कर रहे हैं। आम आदमी त्राहिमाम कर रहा है, आप विपक्ष पर अगर दोष देते नहीं तो सुन लें, या तो आप सुन लें, मैं आपको सुनने के लिए हूं या आप मुझको सुनने के लिए हैं, ये तय कर लीजिए, आप बता दीजिए। देखिए नहीं हरीश जी, बात सही है, लेकिन दूसरी मैं आप पूरी बात सुन लें, लेकिन हमने भी माना कि इसमें देर हुई, इसीलिए कैबिनेट कमेटी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर का गठन किया गया। उसके बाद जो है हमने सारी चीजों को फास्ट ट्रैक मोड में डाला है। ऑयल सेक्टर से लेकर के कोल सेक्टर तक अलग अलग परियोजनाओं के सेक्टर में जो लिए गए हैं उनके असर 1-8 साल के अंदर अर्थव्यवस्था पर दिखाई देगी। तो यानी कि 2014 का चुनाव जीतने के बाद आप तय करेंगे कि अर्थव्यवस्था को कैसे ठीक कराया जाए। हरीश जी एफडीआई वाला कहा, नहीं हरीश जी देखिए, मानते हैं लेकिन सिविल एविएशन और दूसरे सेक्टर के अंदर हमको बहुत अच्छे टाइप्स हमारे हुए हैं। बिल्कुल दिनेश जी, क्या आप वाकई में मानते हैं कि मौजूदा सरकार जो दलीलें दे रही है गले के नीचे उतरती है? नहीं, डिसीजन इन्होंने लिए होंगे, बट उनकी इम्प्लीमेंटेशन और उनका एक्चुअल इफेक्ट आने में डेफिनेटली बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। अगर आप रिटेल के अंदर एफडीआई की बात ही करते हो, अगर आप जो पॉलिसी अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की करंटली नोटिफाइड है, उसमें पूरे देश के अंदर सिर्फ 12 ही स्टेट हैं जिन्होंने उस पॉलिसी को एक्सेप्ट किया है। बिकॉज वो पहली बार एक एफडीआई की ऐसी पॉलिसी आई थी जिसमें स्टेट का रोल जो है वो डिफाइन किया गया है। तो अगर 12 ही स्टेट ने सिर्फ उसको एक्सेप्ट किया है और उन किसी भी स्टेट के अंदर अभी तक एक पैसा एफडीआई का आया नहीं है, जबकि अब उस पॉलिसी को पास किए हुए भी लगभग 6-8 महीने से ऊपर का समय हो चुका है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखा जाए, अगर हम आपसे पूछें, आपको लगता है कि मौजूदा सरकार की नीतियां ही आज इस धरातल तक गिरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए जिम्मेदार है? बिल्कुल है, इनमें काफी एक सिग्निफिकेंट टाइम लैग और एक डिले हुआ है। पॉलिसी पैरालिसिस था, इंटरनल प्रेशर्स थे, हमारी कोलिशन पॉलिटिक्स इसके लिए भी काफी हद तक जिम्मेदार है। कांग्रेस की इंटेंट थी, कांग्रेस करना चाहती थी, कांग्रेस ने अब कर दिया, लेकिन अब जो किया वो लगभग 3-4 साल पहले होना चाहिए था। अल्टीमेटली जब आप टॉप पे होते हो तो आपको बहुत सारी चीजें कॉम्प्रीहेंड करनी पड़ती है। आपको पूरे सर्कमस्टांसिस को देखकर इकट्ठा होकर वो डिसीजन आज से 3-4 साल पहले ले लेने चाहिए थे। आज जो डिसीजन ले रहे हो वो डिसीजन अगर एक्चुअल इंप्लीमेंट हो जाते हैं तो ठीक है, 2014 के बाद जो सरकार आएगी उसका बेनिफिट, उसका फायदा लेगी। बिल्कुल। आकाश जी, एक छोटा सा सवाल आपसे इससे पहले कि हम इस शो को खत्म करें, आम आदमी के लिए अगला 1 साल आपके हिसाब से कितना मुश्किल भरा है? आम आदमी के लिए अगला 1 साल बहुत बहुत मुश्किल होने वाला है। बड़ी देसी भाषा में कहूंगा, खर्चे आपके कंट्रोल से बढ़ते जा रहे हैं, कमाई आपकी कम होती जा रही है, आमदनी 98, खर्चा रुपया। मेरे मित्र 1 साल की बात कर रहे हैं, विद ड्यू रिगार्ड्स। आज इकोनॉमी के पास 1 साल तो क्या 1 महीना भी नहीं है। अब हमें फॉरेक्स की जो है इमीडिएट डिलीवरी चाहिए, रादर अब जो है डेलिब्रेशन और डिस्कशन का समय निकल चुका है। मेरे से अगर आज पूछें तो हमें कुछ ऐसा चाहिए सरकार से, एक जादुई छड़ी चाहिए। 72 से 96 घंटे के अंदर फॉरेक्स का इनफ्लो हमें दिखना चाहिए। वी वांट एक्चुअल डिलीवरी, देन ओनली वुड आवर हाउस बी सेट टू ऑर्डर। जो टाइम था, टाइम पहले हम वेस्ट बहुत कर चुके हैं, ये सच्चाई है। बिल्कुल। तो जादुई छड़ी चाहिए किसी तरीके से अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर डालने के लिए, जो कि ऐसा लगता नहीं है कि मौजूदा सरकार के पास या किसी भी व्यक्ति के पास हो सकता है। तो ऐसे में तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, आने वाले दिन आपके लिए बड़े मुश्किल भरे होने वाले हैं। और ऐसे में जो अभी सोच रहे हैं कि अपने बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजने वाले हैं, भाई साहब आइडिया ड्रॉप कर दीजिए, बच्चा यहीं पढ़ाइए, क्योंकि पढ़ा नहीं पाएंगे। चलते चलते आपको ये रिपोर्ट के साथ छोड़े जाते हैं और उसके साथ आप सोचते जाइए कि कैसे कैसे आगे आने वाले दिन आपके लिए और मुश्किल भरे होने वाले। देखिए रिपोर्ट। रुपया लगातार गिर रहा है। हालत ये हो गई है कि रुपया अपने ही देश में बदहाल हो गया है। डॉलर के सामने रुपया कहीं ठहरता नहीं है। रुपए और डॉलर में इस कदर दूरी हो गई है कि इसका सीधा असर दूर देश में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों पर पड़ रहा है।
डॉलर के सामने रुपए ने ऐसा गोता लगाया है कि भारतीय छात्रों को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। जानकार बता रहे हैं कि रुपए के हिचकोले खाने से छात्रों का बजट बुरी तरह से बिगड़ सकता है। इस बारी तो बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया रुपए की वैल्यू वर्सेस डॉलर, तो एकदम से उनके एक्सपेंस 10, 15, 20, 30% इंक्रीज हो जाता है। एक अनुमान के मुताबिक भारत से हर साल करीब 6 से 8 लाख छात्र विदेशों में पढ़ने जाते हैं। इतना ही नहीं, भारत अमेरिकी यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स भेजने वाला देश है, जबकि तमाम नस्ली हमलों के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया भारतीय छात्रों की पसंद में दूसरे नंबर पर है। एक सर्वे के मुताबिक करीब 75% भारतीय छात्र मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया बेहतर देश है। लेकिन जानकार कहते हैं कि अगर रुपए की यही हालत रही तो विदेश जाने वाले छात्रों के ग्राफ में जबरदस्त गिरावट आएगी। तो जहां तक मैं समझता हूं इस साल कम से कम 25% डिप तो आना ही आना है, बिकॉज ऑफ रुपी, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशन विच स्टार्ट ऑफ इन इंडिया एंड बिकॉज ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन, क्योंकि बाहर जॉब्स मिलना भी काफी मुश्किल होता जा रहा है धीरे धीरे हम इंडियंस के लिए। बैंकर्स के मुताबिक एजुकेशनल लोन स्कीम के तहत विदेशों में पढ़ाई के लिए कुल फीस का 15% हिस्सा स्टूडेंट्स को खुद देना होता है। जाहिर है रुपया कमजोर हुआ तो फीस में इजाफा होगा। मार्जिन मनी का इंतजाम खुद करना पड़ेगा, जिससे कर्ज की राशि बढ़ जाएगी। रुपए की खस्ता हालत ने न सिर्फ नए छात्रों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं, बल्कि विदेश में पहले से ही पढ़ रहे छात्रों के खर्च को भी दुगना कर दिया है। मतलब साफ है कि विदेश में पढ़ना है तो जेब अब और ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। बीते कुछ दिनों से रुपया जो है डॉलर के आगे कमजोर नजर आ रहा है, जिसके चलते स्टूडेंट्स को अब बाहर जाकर पढ़ाई करने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। हमारे देश में करीब 6 से 8 लाख स्टूडेंट्स हर साल विदेशों में जाके पढ़ाई करते हैं, जिसमें से करीब 1 लाख यूएसए जाते हैं और बाकी ब्रिटेन, साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया को एजुकेशनल डेस्टिनेशन मानते हैं। लेकिन जिस तरीके से डॉलर मजबूत है, अब बाहर जाके पढ़ाई करने के लिए 15 से 20% पैसा ज्यादा लगेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज सिंह के साथ तेजश्री जोशी, न्यूज नेशन, दिल्ली।